न्यूज 18 इंडिया। देखिए, कल राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐलान किया जो अगर अमल में आ गया तो देश एक बार फिर मंडल कमंडल वाले दौर में पहुंच जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस और इंडी की सरकार बनी तो वो आरक्षण की 50% की कैपिंग को उखाड़ कर फेंक देंगे। यानी अगर देश में एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच द्वारा तय की गई आरक्षण की 50% की कैपिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है। हो सकता है तब देश की 70 या 80% आबादी आरक्षण के दायरे में आ जाए और भारत में जातिगत आरक्षण को समाप्त करने का सपना ही रह जाए। 50% की कैपिंग को उखाड़ फेंकने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, हालांकि इंडी का सत्ता में आना उतना ही मुश्किल लग रहा है जितना आरक्षण की सीमा को 70 या 80% तक पहुंचा पाना, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में आरक्षण की 50% की सीमा को लांघना संविधान द्वारा देश के हर नागरिक को दिए गए बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। लेकिन ऐसा लगता है कि खंड खंड होते इंडी में फिर से प्राण फूंकने के लिए राहुल गांधी इस तरह का नया दांव चल रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि विपक्ष में रहते हुए उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुद संसद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था। आज मैं उनके संबोधन का ये हिस्सा लेकर आया हूं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये भाषण उन्होंने 6 सितंबर 1990 को दिया था, जिसमें राजीव गांधी ने कहा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश को तोड़ने का काम कर रही है। अब आज इस चीज को समझिए, जब राहुल गांधी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जब वो ये दावा करते हैं कि मैं 50% की कैपिंग को उखाड़ फेंकूंगा, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ों का, दलितों का सबसे बड़ा अगर कोई सोचने वाला है तो वो राहुल गांधी है। लेकिन जब पिछड़ों को लेकर मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी तो खुद राजीव गांधी जी ने इसका विरोध किया था। इस भाषण को आज भी कांग्रेस राजीव गांधी का सबसे प्रखर भाषण मानती है। उस भाषण की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं इसमें से पढ़ के बताता हूं आपको। इनफैक्ट तो ये वो राजीव गांधी का भाषण जिसमें वो कह रहे हैं, डोंट फॉरगेट आवर नेशनल फैब्रिक बिफोर डिवाइडिंग ऑन द एक्शन ऑन द रिपोर्ट विच लीव्स सो मेनी क्वेश्चंस। यानी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे खुद राजीव गांधी ने। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि मंडल कमीशन ने 1980 में ही अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सरकार को सौंपी थी, लेकिन उनके पिता राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी की सरकारों ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया। वो भूल जाते हैं कि उनके पढ़नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1953 में ही काका कालेकर की अध्यक्षता में पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बन गया था। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन नेहरू जी ने कभी इन सिफारिशों को लागू नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश में मुख्यमंत्रियों के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। आज वो मैं चिट्ठी भी लेकर आया हूं। ये वो चिट्ठी है, लेटर टू द चीफ मिनिस्टर्स बाय नेहरू जी। उन्होंने चिट्ठी में बड़ी मुखरता के साथ आरक्षण का विरोध किया था। नेहरू जी ने वो चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है और उन्होंने इस चिट्ठी में यह लिखा, द ओनली वे टू हेल्प बैकवर्ड ग्रुप इज टू गिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ गुड एजुकेशन। आगे उन्होंने लिखा, बट इफ वी गो इन फॉर रिजर्वेशन ऑन कास्ट बेसिस, अगर हम जातिगत आधार पर आरक्षण पर जाते हैं, वी स्वैम्प द ब्राइट एंड एबल पीपल एंड रिमेन सेकेंड रेट और थर्ड रेट। यानी जातिगत आधारित आरक्षण देना गलत है, इससे हम जो हैं वी रिमेन सेकेंड रेट और थर्ड रेट बने रहेंगे। नेहरू जी ने लिखा है। आज संसद में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस चिट्ठी का एक हिस्सा पढ़कर सुनाया और राहुल गांधी के उन दावों की हवा निकाल दी जिसमें वो बीजेपी को ओबीसी और दलित विरोधी साबित करने की कोशिश करते हैं और आरक्षण की सीमा को उखाड़ फेंकने वाली जैसी बातें करते हैं। देखिए, असल में राहुल गांधी इस तरह का वादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडी में ना उनके साथी आखिरी दम तक साथ निभाने के अपने वादे से अब पलट रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में अलग लड़ने का ऐलान किया, फिर नीतीश कुमार घर वापसी कर गए।
परसों उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा इशारा किया जिससे लगा कि वो एनडीए में वापस जा सकते हैं। और अब खबर है कि राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले जयंत चौधरी भी बीजेपी की तरफ देखने लगे हैं। जल्दी संभवतः वो भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उधर सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पंजाब में अकाली दल के भी संपर्क में है। अकाली दल, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे। अब आप भी देखिए कैसे एक तरफ 400 पार जीतने के अपने दावे को मोदी मजबूती के साथ अमली जामा पहना रहे हैं और कैसे 40 सीटों के लिए भी संघर्ष कर रही कांग्रेस आरक्षण को नया हथियार बना रही है। अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या इंडी अलायंस का अलाइनमेंट पूरी तरह बिगड़ चुका है? इस समय ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस समय बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां 400 पार के दावे कर रही हैं, तो उन्हें चुनौती देने वाली इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां अलायंस का साथ छोड़कर एक एक करके अलग होती जा रही हैं। पहले ममता का एकला चलो रे, फिर आम आदमी पार्टी का पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और इसके बाद नीतीश कुमार का इंडी अलायंस छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाना। इन चोटों से इंडी गठबंधन अभी उबर भी नहीं पाया है और ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अब यूपी में भी इंडी गठबंधन को झटका लगने वाला है। संयोग ये भी है कि जहां जहां पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलती है, उन राज्यों में इंडी अलायंस को पहले ही झटका लग जाता है। 14 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाली है और अब खबर ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी और आरएलडी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है। बीजेपी की तरफ से आरएलडी को पश्चिमी यूपी की 3 से 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। अगर ये खबरें सच हुई तो आरएलडी और एसपी का गठबंधन टूटेगा और आरएलडी का बीजेपी से गठबंधन होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इन खबरों को अफवाह बता रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में प्रत्याशी अपना और निशान आरएलडी का रखने की शर्त रखी है। आरएलडी कैराना और बिजनौर पर तो राजी है, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर वो अपना उम्मीदवार चाहती है। आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से अपने हिस्से की सीटें बढ़ाने की मांग की है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछला चुनाव आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह बीजेपी के संजीव बालियान से सिर्फ 6,500 वोटों से हार गए थे और उन्हें भी देश में इस समय चल रही राम लहर का अंदाजा है, इसीलिए वो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसा बीजेपी नेताओं का दावा है। भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, भाजपा ने जिस हिसाब से विकास किया मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के शिवकार के रूप में, हर कोई जुड़ना चाहता है अपने, क्योंकि उनको पता ही है पार्टी देश के लिए काम कर रही है, राष्ट्र नेशन फर्स्ट है। तो कोई भी आ रहा है या आने की खबर आ रही है, वो उनका सम्मान, उनको पता है कि ये पार्टी के साथ रहेंगे तो हमारा सम्मान और बढ़ेगा।
दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे से ये अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बातचीत में दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत होगी और अगर बात बनी तो गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं, जिसके बाद सियासी कयास जारी हैं। यानी एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन टूट रहा है तो बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है और ये भी एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरा भरोसा है कि इस बार वो आसानी से 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए।